नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, जितनी गर्माहट है अभी पटना में, सियासी गर्माहट की हम बात कर रहे हैं। लगता है कि ये और पारा ऊपर ही जाएगा, नीचे जाने के बजाय। और जो गतिविधियां चल रही है लालू प्रसाद के बयान के बाद, जो कल सिलसिला शुरू हुआ, आज अमित शाह के इशारे के बाद वो परवान चढ़ रहा है। तो क्या क्या हो सकता है, क्या संभावना है, दिल्ली में क्या चर्चा है, उसको जानने और समझने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ जी। तो नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी बिहार में। नमस्ते। नमस्ते आपके सभी दर्शकों को। क्या लगता है कि लालू प्रसाद के बयान के बाद गाड़ी पटरी से उतर गई? उन्होंने कहा कि अभी टाइम लगेगा, सीट इतना जल्दी थोड़ी बढ़ जाता है महागठबंधन में। तो क्या मैसेज था ये, नीतीश कुमार के लिए या कांग्रेस के लिए? किसके लिए यह मैसेज था? ये सबके लिए मैसेज था। आप देखे होंगे कि एक तरफ जो एक 13 तारीख को जो मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसमें ये पहली ऐसी मीटिंग थी जिसमें सब लोग नाराज होके ही निकले थे। सबकी अपनी अपनी कुछ ग्रीवांसेस थी। जी जी। नीतीश की अपनी ग्रीवांस थी कि अगर आपको कन्वेनर बनाना है या नहीं बनाना है, ये आप तय कर लीजिए। बार बार मीटिंग में इसकी चर्चा क्यों करते हैं जब आपको, आप जैसे उसमें नीतीश गुट की जो सबसे बड़ी जो शिकायत ये सामने थी कि आपने ये अगर आपको ममता बनर्जी ने किससे आपको सिग्नल नहीं मिला है तो नहीं मिला है, तो आप उनसे पहले बात कर लेते हैं। तो आप ये कहने की नहीं हम तो चाहते हैं लेकिन वो नहीं चाह रही है, तो ये कहने का कोई मतलब नहीं था। ये मीटिंग का एजेंडा हो नहीं सकता था। और ये बार बार करके एक तरह से उनके लोगों ने ये भी कहा कि ये ह्यूमिलेटिंग है नीतीश के लिए, ये चीज बार बार सुनना। और इसीलिए उन्होंने उसको डिसोन किया। लालू प्रसाद और आरजेडी की शिकायत ये है कि वहाँ गठबंधन में कि अब जैसे वो समाजवादी पार्टी को परस्यू कर रहे थे और समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने लौटा दिया कि अभी हम ममता आएंगे, मायावती आएंगी, फिर मायावती नहीं आएंगी। जी जी। तो इधर ये हो गई आरजेडी। और ये तीसरा गठबंधन के अंदर में कांग्रेस, और स्वाभाविक रूप से वो, खैर कांग्रेस का बड़ा इशू नहीं होगा कि कांग्रेस एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। मुझे अब लग रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा एक मोड़ है जहाँ पे ये एक जैसे 17 सीट, जैसे आपने देखा कि ये औपचारिक रूप से कहा गया कि बीजेपी जेडीयू 17 सीट पे लड़ी थी, तो 17 सीट तो इस बार भी गठबंधन में मिलना ही चाहिए। जी जी। मुझे लग रहा है ये सिर्फ 17 सीट नहीं है, एक सत्ता में हिस्सेदारी में ये दिखाने की कि उस वक्त में जैसे विधानसभा में आप देखे थे कि जेडीयू डिस्टेंट 3 पे चली गई थी और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, और आरजेडी बीजेपी बहुत एक दूसरे के करीब है। जी तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं राजनीति में गठबंधन सब अपनी जगह पे, लेकिन एक अपना जो कुनबा बनाने की, विस्तार पाने की, तो कहीं ना कहीं आरजे जेडीयू को भी एक ऑप्शन मौका लग रहा है कि वो अपना एक विस्तार करे, जहां से वो संकुचित उनकी पार्टी हो गई थी, थोड़ी सी ये हो गई थी। और आरजेडी के अंदर भी कहीं कहीं लग रहा है कि वो एक जो बड़े भाई वाली जो भूमिका है वो ऑफिशियली उनको जब मिल गई है, तो फिर अब वो इसको अब क्यों सेक्रीफाइस करें। अगर एक भी सीट अगर जेडीयू कम लड़ती है या ये एग्री हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा संदेश तो हो ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों में, और जो लास्ट जो आप कह रहे, जो बयानबाजी है और अमित शाह है, ये कहीं ना कहीं हर अपने अपने एक तरह से अपरोक्ष रूप से संदेश देने का ये तरीका है। देखिए, आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हैं कि जैसे एक बात ये भी उठी थी उस लास्ट जो मीटिंग हुई इंडिया ब्लॉक की, कि उसमें एक प्रपोजल ये भी था कि चेयरपर्सन खड़गे साहब को बनाया जाए और संयोजक बनाया जाए नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार इस पर तैयार नहीं हुई कि ये कैसे हो सकता है, अगर हमको बनना है तो हम ही। क्या इस तरह की कोई बात हुई थी क्या, चेयरपर्सन बनाने की बात खड़गे साहब को? उसमें एब्रप्टली वो बात, पहली बात कि अगर वो बात ये साथ ही साथ बात आई कि ये, और ये फैक्ट है कि नीतीश कुमार के नाम का सबसे ज्यादा अकेला विरोध आज की तारीख में ममता बनर्जी कर रही है। जी जी। कांग्रेस का मत था कि सर्वसम्मति से होना चाहिए और हम ममता से बात करेंगे और होने के बाद औपचारिक होंगे। तो नीतीश ने वही बात खत्म कर दी कि जब आपकी बात ही नहीं हुई है तो फिर इसमें कोई भी पद के लिए क्या होगा। और इधर कांग्रेस की ओर से ये क्लैरिटी है कि अगर नीतीश कुमार कन्वीनर नहीं होंगे तो कोई चेयरपर्सन भी नहीं होगा। जी कांग्रेस भी इसको बड़ा बैलेंस तरीके से चलना चाह रही है। आपने याद होगा कि जब पहली बार जब मीटिंग हुई थी, ममता केजरीवाल ने खड़गे का नाम अध्यक्ष पीएम के लिए दे दिया। जी। जी तो अब वो कहीं कहीं कांग्रेस भी परहेज करेगी। अगर नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनेंगे तो आप यकीन मान लीजिए तो खड़गे भी अध्यक्ष नहीं बनेंगे, अभी जो संकेत आ रहे तो जैसा कि नरेंद्र जी आप कह रहे हैं कि हर पार्टी महागठबंधन की अपने आप को बड़ा और मजबूत करने की कोशिश कर रही है, आरजेडी भी, जेडीयू भी, कांग्रेस भी, माले भी।
तो अगर ये अप्रोच होगा तो कोई गठबंधन चलेगा कैसे या गठबंधन बनेगा कैसे? अगर अप्रोच में लचीलापन नहीं होगा तो कोई महागठबंधन बन सकता है या कोई इंडिया ब्लॉक आगे बढ़ सकता है? आपको क्या लगता है? आप जानते हैं बिहार को, जैसे अब कांग्रेस 10 मांगे, 15 मांगे, 20 मांगे, आप जानते हैं कि कांग्रेस को जो भी आरजेडी जेडीयू, देखिए जब बिहार में अब आरजेडी जेडीयू गठबंधन में है, तो बाकी को आप भी जानते हैं बिहार को उनके आसपास ही रैली करना पड़ेगा। गठबंधन के जो अब बाकी दल हैं उनके जी पास बहुत अधिक विकल्प चुनने का नहीं होता है। कांग्रेस को अगर 4-5 जो सीट मिलेगा वो कांग्रेस को स्वीकार करना ही पड़ेगा। कांग्रेस के पास कोई ये कोई विकल्प वाली बात नहीं है, ये मजबूरी वाली बात है। तो एक आप जब लास्ट मिनट में आप एक गठबंधन की हल्की मीटिंग में हल्का फुल्का आया और कांग्रेस 6-7 सीटें मांग रही थी, तो उसमें शायद किसी ने कह भी दिया था कि आपके तो पार्टी की, आपके जो पिछली बार जो सीनियर नेता थे उनके तो बेटे दूसरे पार्टी से जाके लड़ रहे थे और इनके पार्टी यहाँ पे वो कैंपेन कमेटी सब में देख रहे थे, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर याद होगा आपको। जी 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 तो तो एक्सट्रैक्ट करने की बात है। आप जान भी रहे हैं कि कांग्रेस 8-9 सीट नहीं लड़ सकती है, कांग्रेस के पास 8-9 तो कैंडिडेट नहीं मिलेंगे कांग्रेस को। जी जी एकदम तो सही वो, बात है। हाँ, तो आरजी मेन ये सारा, अगर आरजेडी जेडीयू सिंक है तो बाकी सब दलों को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे ये आप या बात ये कि क्या आरजेडी जेडीयू सिंक है या नहीं है। सिंक है फिर बाकी कुछ कोई मसला नहीं है, सिंक नहीं है तब फिर एक बड़ा मसला हो सकता है। अभी एक खबर आज ये भी आई कि किसी अखबार को साक्षात्कार में अमित शाह ने कहा कि जो उनके पुराने साथी बिछड़ गए थे, अगर उनके तरफ से कोई प्रपोजल आता है तो भाजपा विचार करेगी। तो क्या ये माना जाए कि भाजपा ने एक इशारा किया है नीतीश कुमार को और अपने पुराने साथियों को कि हम कंसीडर कर सकते हैं? और क्या क्या ऑप्शन है अब नीतीश कुमार के पास? क्योंकि पटना में जब सुबह होती है तो चर्चा शुरू होती है कि पाला बदलने वाले नीतीश कुमार, सूरज डूबता है तो ये चर्चा खत्म हो जाती है। तो ये अटकलबाजी कब खत्म होगी? क्या इसके कोई समय सीमा है या अटकलबाजी चलती रहेगी लगातार? जी देखिए, आपने देखा होगा कि नीतीश जो अमित शाह का जो इंटरव्यू है वो एक चर्चा के लिए जो हो, लेकिन अगर उसमें इंटरव्यू में देखा होगा तो उसमें किसी नीतीश के लिए नहीं है, वो एक जनरल स्टेटमेंट है। तो उसमें नीतीश भी आ ही नीतीश जाते पे हैं ना, ना? तो उसमें तो नीतीश भी हाँ आ मतलब जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि ना नीतीश पे सवाल है या नीतीश पे ये उत्तर भी नहीं है, नंबर 1। जी तो एक जनरल है और आप कह रहे हैं कि जनरल में नीतीश भी आ जाते हैं। जी जी और इसी जनरल में आपको याद होगा कि हार्डली शायद आप डेट बताएंगे, 2 या 3 महीने में अमित शाह ने खास करके इसी के लिए बिहार का दौरा किया था कि वो वहां कैडर को जाके संदेश दे सके जी कि किसी भी सूरत में अब अभी हमको नीतीश जी कुमार के साथ फिर दोबारा गठबंधन नहीं करना होगा। एकदम एकदम सही मुजफ्फरपुर बात या है। कहीं पे, जी जी तो कहीं पे उनके, तो ये बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन नहीं है, ये एक कंफ्यूजन भी है। वहां के कैडर ये बार बार आके, जैसे आप कह रहे हैं सुबह से न्यूज उठती है, जैसे सुबह से न्यूज उठती है और शाम हम्म। तक केंद्रीय नेतृत्व का आता है कि ऐसी खबरें चल रही है और इससे हमारा फायदा नहीं होगा, नुकसान हो रहा है। जी जी तो जी फिर यहाँ से हुआ कि नहीं, हम किसी भी तरीके से नहीं होंगे, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति तो अगर होता है तो सिर्फ गठबंधन को नुकसान नहीं होता है, तो बीजेपी को भी नुकसान होता है जी इससे, इस क्लैरिटी में। तो आप कह रहे हैं कि ये इस तरह से चीजें, ये राजनीति में जब तक सब चीजें क्लियर नहीं होंगी ये चलेंगी। और चूंकि नीतीश कुमार का हालिया जो एक सियासी ट्रैक रिकॉर्ड रहा, जिसमें लगातार एक आ, ना ना करते, हाँ हाँ, ना ना हाँ जी करते, और जो चीजें चली वो जी सही भी साबित हुई, तो आज की तारीख में कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं होगा। अगर मैं कह दूं कि नहीं जाने वाले हैं और कल जाकर वो चले गए, तो क्योंकि ऐसा हो गया ऐसा है, हुआ है, उनके बिहार में साथ ऐसा दो हुआ तीन है। बार मसला हो गया है, जी जी ऐसा हो चुका है 2 बार। जब हो चुका है तो तीसरी बार कोई अथॉरिटी के साथ कहने को ये नहीं है कि आप नहीं नहीं ये गलत है, नीतीश नहीं जाएंगे। जी तो अब लेकिन अभी जैसे आप फिर मुझे पूछे तो मुझे ऐसी संभावना नहीं लग रही है। मुझे दूर दूर तक वो 22-24 तारीख को कर्पूरी जयंती कर रहे हैं, वो जाति जनगणना पे फिर कुछ आगे करने वाले हैं, जी वो सब अलग है। लेकिन वही जो कहे कि चूंकि एक नीतीश कुमार के साथ पिछले 6-7 सालों में ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड हो गया कि आप अथॉरिटी के साथ अभी मैं कह दूं और कल गलत साबित हो जाऊं, जी जी तो वो वाली बात हो गई है। ये नैना जी ये बताइए कि पिछले प्रोग्राम में आपने कहा था कि एक लिस्ट तैयार हो रही है भाजपा सांसदों की जिनका टिकट कटना है। उस खबर में क्या डेवलपमेंट है? बहुत दिन हुआ, 10 दिन हो गए उसके। उसमें क्या तैयारी हो, ये लिस्ट तैयार हो रही है भाजपा को जिनको चुनाव लड़ना है या जिनका टिकट कटना है? ये बिल्कुल, ये एकदम खबर उसी दिशा में बढ़ रही है। यहाँ टिकट लोगों का कटना लगभग तय है। कई बड़े से बड़े लोगों का भी टिकट कटेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। और इस चुनाव को जो बीजेपी ला रही है सिर्फ बिहार के लिए नहीं ला रही है। जैसे आप समझ लीजिए, जो अभी
मोहन यादव हो या जी, बाकी जो आज ही जो पटना आए हैं मुख्यमंत्री, मोहन यादव, आज ही पटना आए हैं। तो नहीं, वो जो मुख्यमंत्रियों का जो चयन हुआ है वो जी चयन सिर्फ मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं होगा। वो इस बार का जो अगर सांसद जो चुने जाएंगे तो वो बीजेपी की नई पीढ़ी जो अगले आने वाले 5-10 सालों के लिए एमपी रहेंगे। वो अच्छा। उसके लिए बिहार भी कोई अपवाद नहीं होगा। आपको नए पूरी नई लीडरशिप तैयार होगी और बिहार उसमें सबसे ज्यादा जो अगर आप देखेंगे रिवैम्प होगा, जो जिसके लिए माना जा रहा है कि बिहार में पुरानी लीडरशिप के बदले इस बार इन रियल सेंस जो कह रहे हैं लोग नेता कि नए सेंस में इस आम चुनाव में आप देखेंगे कि बिहार में किस तरह से नई लीडरशिप खड़ी की जाएगी नाम से। कुछ 2-3 ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम चल रहे हैं, कुछ अलग अलग नाम खुले। जी, तो ये लिस्ट कब तक आ सकती है जो पहले? बिहार में आप निश्चित तौर पे बीजेपी बहुत ही बोल्ड और अभी देखिए, अभी तो बीजेपी या पूरा देश राममय है। अगर 22 जनवरी के बाद इस बारे में चर्चा शुरुआत होगी। और जी। अभी कहा जा रहा है कि बजट के बाद अगले सप्ते में बीजेपी पहले राउंड में फरवरी फर्स्ट वीक में 150 सीटों का वो लिस्ट जारी करेगी। उस फरवरी के 150 में पहले शायद हफ्ते वो में, ऐसी, फरवरी के पहले हफ्ते जी में। लेकिन, जी लेकिन उस 150 में जहाँ पे बीजेपी हारी है, जहाँ कमजोर है, वहां शायद वो घोषित करेगी वहां पे इसे साउथ साउथ की कुछ सीटों के लिए। जी तो जी वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार जैसे स्टेट में मुझे लगता है कि जैसे आप जानते हैं कि जो पॉलिटिकली इतना वॉलेटाइल स्टेट है, वहाँ पे इतना जल्दी शायद करना सही नहीं होता है। और जहाँ पे सामने आपके बहुत ही स्ट्रांग ऑपोजिशन भी है। जी आप भी जी जानते हैं कि किसी भी वेव इलेक्शन में भी नीतीश और लालू अगर साथ रहते हैं तो एक मजबूत ताकत वो होती ही है ग्राउंड पे। वो अर्थमेटिक सब कुछ नहीं होता है, लेकिन अर्थमेटिक बहुत कुछ होता है। जी। इसीलिए बीजेपी यहाँ बिहार में शॉर्टलिस्ट करने के बावजूद कम से कम उसे पब्लिकली बहुत जल्दी करने की शायद हड़बड़ी नहीं दिखाई। एक आखिरी सवाल नाजी, जैसा अभी आपने चर्चा में कहा कि राममय हो रहा है पूरा देश, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है 22 तारीख को, तो राजनीतिक रूप से कितना असर पड़ेगा बिहार और देश की सियासत पर इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का? आपका अपना आकलन क्या कहता है? एक तो जो जो सबसे बड़ा है इसे कोर वोटर, इनके कोर वोटर को के लिए जो किक चाहिए, जो बीजेपी को लगता था कि वो शायद घर बैठ जाए, या एक 10 साल का जो फैटिग होता है या 10 साल की जो भी कुछ होती है, तो उस कोर वोटर को तो किक मिल गया, वो कोर वोटर आ जाएगा। नया जी जी वोटर कितना विपक्ष से कितना वोट तोड़ेंगे, या क्या नया वोटर आएगा, ये अभी आपको इसके बाद पोस्ट 22 के बाद मोमेंटम, कई बार हम लोग रियल टाइम इतनी चीजें हाइप रहती हैं बहुत, चारों बगल देखें तो टीवी, सोशल मीडिया, यूट्यूब, सब जगह आपको वही दिखेगा। तो एक उस तरह से बन जाता है। कई बार उसके बाद वो मूवमेंट सस्टेन भी करता है और कई बार वो मूवमेंट सस्टेन नहीं भी करता है। तो ये चीज 22 के बाद अगले 10-15 दिन के बाद आपको देखना पड़ेगा। आपको याद होगा 19 में इलेक्शन हुआ था, उसके बाद कितनी बड़ी जीत हासिल हुई थी। उसके बाद अगस्त सितंबर में, अगस्त में 370 हट गया था। जी और अक्टूबर में राम मंदिर पे फैसला आ गया था। पूरा देश उस वक्त भी राममय और पूरे राष्ट्रवाद था। और ऐसा माहौल था कि हरियाणा में हम लोग गए थे, हरियाणा में विपक्ष की ने तो कैंपेन नहीं किया था। अरे और 83 सीटों में 70 सीटों का वो आया था। और बाद में देखे तो वो इलेक्शन काफी क्लोज हो गया, बीजेपी नहीं जीत पाई। जी 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 जी। तो कहानी ये है कि अभी समय लग सकता है सीटों की घोषणा में, इंतजार करेंगे बिहार जैसे राज्य के लिए, यही कहानी है। जी अब इंतजार करना पड़ेगा यहाँ के लोगों को, यहाँ के नेताओं को। जी, जी। कह तो सकते हैं अभी अभी उनको क्लू नहीं मिली जी। जी जी, तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र नाथ मिश्रा जी, जो बता रहे थे कि तैयारी है, भाजपा अपने हिसाब से तैयारी कर रही है, सीटें भी फाइनल हो रही है, किसका टिकट कटना है, ये सारी चीज़ें तय हो रही है। लेकिन बिहार जैसे राज्य के लिए ये अभी कहना जल्दबाजी होगी कि अभी बहुत जल्द उसके ऐलान भी हो जाएगा। अभी इंतजार करेंगे। और जहाँ तक महागठबंधन की राजनीति का सवाल है, तो नीतीश कुमार अनिवार्यता है, कांग्रेस और लालू प्रसाद भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार उनके साथ ही रहें। लेकिन नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ऐसा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी फैसला ले सकते हैं। तो इसमें कोई भी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होगा। तो ये सारी बातें हुई आज नरेंद्र जी से, वो हमारे साथ जुड़े। आप नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से ये अनुरोध है कि अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें इस प्रोग्राम पर कि क्या सोचते हैं। और जो दिल्ली में बड़े बड़े पत्रकार बैठे हुए हैं, वो जो कोई जानकारी देते हैं, वो आपको कैसा लगता है, हमको ज़रूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।